कैसे हो। तो आज हम पढ़ेंगे आरोह भाग कक्षा 12 आरोह भाग का तीसरा पाठ। 2 पाठ हमने पढ़ लिया, हरिवंश राय वचन वाला पढ़ लिया, आलोक धनवा वाला पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे तीसरा पाठ कुंवर नारायण। कुंवर नारायण की कविता है कविता के बहाने। बात सीधी थी पर ऐसी एक कविता है, एक कविता के बहाने, दूसरी है बात सीधी थी। कुंवर नारायण, ठीक है। जन्म है इनका 19 सितंबर सन 1927 यूपी में हुआ है, उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह 1956, परिवेश, हम तुम, अपने अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों काव्य संग्रह है इनके। आत्मजयी प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले समीक्षा है इनकी। मेरे साक्षात्कार, ये सामान्य। प्रमुख पुरस्कार मिले हैं इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं इनको, ठीक है। न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। ये इनकी कोई किंवदंती है। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी है, किंतु कविता की विधा को उनके सृजन क्रम में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंध की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन, स्थायीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी सीधी घोषणाएं और फैसले की कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नाकुलता उनकी कविता के बीज शब्द हैं। कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि है। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव भी पूरी व्यंजकता के सामने आता है। एक पंक्ति में कहे तो उनकी तटस्थ वितराग दृष्टि, नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। यहाँ कुंवर नारायण की 2 कविताएं ली गई है। पहली कविता कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। इन दिनों इनका काव्य संग्रह इससे ली गई है। कविता के बहाने एक पहली कविता। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र है। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों न हो। तो पहली कविता में यह सारांश दिया गया है। दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, यह है इनकी कोई दूसरा नहीं संग्रह से ली गई है। इनका काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं, इससे ली गई है। बात सीधी थी, दूसरी कविता है ये।
कविता के कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात यह अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। यानी बात सीधी थी और किसी कारण वो उलझ जाती है, ये बात के दो अर्थ निकल जाते हैं। तो इसी प्रकार यह एक बात सीधी थी कविता ली गई है कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से। हम पढ़ेंगे पहली कविता, हम पढ़ते हैं कविता के बहाने। एक छोटी सी कविता है लेकिन इसमें भावार्थ बहुत ही गहरा छिपा हुआ है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के बहाने, माने चिड़िया क्या जाने। हैं ये प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक से संकलित कवि कुंवर नारायण की कविता के बहाने से लिया गया है, यह आपको पता है। इस अंश में चिड़िया के बहाने से कविता की असीम संभावना का पर प्रकाश डाला गया है। कवि कहता है कि कविता कवि के विचारों तथा भावनाओं की कल्पना के पंखों की सहायता से भरी गई उड़ान है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने है। कविता ये कल्पना के पंख की सहायता से भरी गई एक उड़ान है। जिस प्रकार चिड़िया पंखों के सहारे उड़ती है, उसी प्रकार कवि भी कल्पना के सहारे कविता में अपने मनोभावों को प्रकट करता है। जिस प्रकार चिड़िया अपनी उड़ने में सहायता पंखों की लेती है, उसी प्रकार कवि भी कल्पना और भावनाओं की सहायता लेता है कविता रचने में। कवि की कल्पना असीम और अनंत होती है? उस पर देश और काल का कोई बंधन नहीं होता। वह अपनी कल्पना के सारे संपूर्ण धरती पर नहीं, असीम आकाश में भी उड़ता है? कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। है तो कवि जिस प्रकार चिड़िया की कोई उड़ान की कोई सीमा नहीं होती, इसी प्रकार कवि की कल्पना भी असीम है, आकाश में उड़ती रहती है। चिड़िया अपने पंखों से उड़ती है, परंतु उसकी उड़ान की एक सीमा है। चिड़िया की उड़ान की तो सीमा है, पर वह एक घर से दूसरे घर के बाहर भीतर तक ही उड़ती है? इस घर उस घर उड़ती है। कविता जब कल्पना के पंखों से उड़ती है, उसमें बाहर भीतर की कोई सीमा नहीं होती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, कविता की उड़ान चिड़िया क्या जाने। चिड़िया की उड़ान की तो एक सीमा होती है, बाहर भीतर इस घर उस घर ही वो उड़ती है, लेकिन कवि की कल्पना है वो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कविता इसी असीमित विस्तार वाले उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान से नहीं की जा सकती है। कवि ने कविता की असीम संभावनाओं की ओर संकेत किया है। लक्षणा प्रधान कथन शैली के साथ ही कविता में वक्रोक्ति, मानवीकरण, अनुप्रास, अलंकारों का भी सौंदर्य देखने को मिलता है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्यों क्या जाने। है वही ऊपर वाली बात यहाँ फूल की कही गई है। तो कुंवर नारायण की कविता के बहाने से लिया गया है। इस कवि की तुलना से फूल और उसकी सुगंध से बहुत ही सीमित प्रावधान वाला दिख रहा है। कवि की तुलना फूल के खिलने से नहीं की जा सकती। फूल जब खिलता है तो उसकी सुगंध उसके निकटवर्ती स्थान तक ही फैल लेती है? बाहर भीतर इस घर उस घर, जहाँ फूल खिलता है उसकी सुगंध है वो उसके चारों तरफ ही फैलती है। कविता की सरस प्रभाव की कोई सीमा नहीं है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। है तो कोई प्रभाव नहीं है। कविता की सरस प्रभाव की कोई सीमा नहीं है। कविता का रसात्मक आनंद समस्त विश्व को सुख देता है। कुछ दिनों के बाद फूल मुरझा जाता है और उसकी सुगंध भी नष्ट हो जाती है, किंतु कविता की सरसता अनंत काल तक संपूर्ण संसार को आनंद और अनुभवित करते हैं। कविता एक है बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। है तो सरसता अनंत तक संपूर्ण संसार को आनंद का अनुभव कराती है कवि की कविता। फूल तो जब खिलता है तो उसकी सुगंध तो उसके चारों तरफ ही फैलती है, लेकिन कविता है कवि की
उसकी असीमित किंतु कवि की सरसता अनंत काल तक संपूर्ण संसार को आनंद अनुभव करती है। कविता अजर अमर है, देश काल से अप्रभावित होती है। यह संदेश दिया गया है। कथन से विचित्रता अनुप्रास यमक व्यक्तिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है इसमें, ठीक है। यमक और व्यक्तिरेक अलंकार का भी इसमें प्रयोग हुआ है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर वह घर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। प्रस्तुत ये कविता कवि की तुलना बच्चों के खेल से कर रहा है। कवि कहता है कि कविता बच्चों के खेल के समान है। बच्चे घर के बाहर तथा अंदर एक घर से दूसरे घरों के टोक तक ही खेलते हैं। वे अपने खेल द्वारा सभी घरों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। खेल द्वारा सभी भेदभावों को मिटाकर सच्ची एकता पैदा करने में होती है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा इस घर उस घर खेल कर सभी को एक मानकर, आसपास में इस बच्चे में ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता है। वह खेलता है, उसकी कविता का प्रभाव उसी, वे अपने खुले द्वार पर सभी घरों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। खेल द्वारा सभी भेदभावों को मिटाकर सभी सच्ची एकता पैदा करने की क्षमता बच्चों में होती है। कविता भी बच्चों के खेल की तरह ही है। कवि अनेक भावों और विचारों की कल्पना करके उनके साथ खेलता है। उसकी कविता का प्रभाव सभी श्रोताओं तथा पाठकों पर पड़ता है। कविता का आनंद देश काल की ही सीमाओं में नहीं बंधता। सच्ची कविता सभी कालों में तथा सभी देशों में लोगों को प्रभावित करती है। दूरियां मिटाकर संसार में वास्तविकता एकता कविता ही ला सकती है। जिस प्रकार बच्चे एक घर से दूसरे घर में कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, मेल मिलाप अच्छी तरह से वो बच्चे रखते हैं, उनमें कोई ऐसी भावना नहीं होती है, द्वेष की भावना नहीं होती है। इसी प्रकार कवि भी दूरियां मिटाकर संसार में वास्तविकताएं कविता ही ला सकती है। कवि की कविता ही ला सकती है। कविता की तुलना बच्चों के खेल के करते हुए कवि संदेश देना चाहता है कि जैसे बच्चे निष्पक्ष भाव से एक घर से दूसरे घर में खेलने चले जाते हैं, इसी प्रकार एक अच्छी कविता भी बिना किसी पक्षपात के सभी का मनोरंजन करती है। बच्चे जिस प्रकार अपने खेलों के एक घर को दूसरे घर को जोड़ते हैं, कवि भी उसी प्रकार अपनी कविता के समाजों और देशों को एक दूसरे को समझाने का अवसर देते हैं, उन्हें परस्पर मिलाते हैं। काव्यांश की भाषा सरल है और प्रभावपूर्ण है, गहरे भावों को सहजता से व्यक्त करती है। बाहर भीतर यह घर वह घर तथा बच्चों के बाने में ये अनुप्रास अलंकार है। यह घर वह घर है, वह घर की आवृत्ति बार बार हो रही है। काव्यांश पाठ को सभी भाषाओं का काव्य अनुशीलता को प्रेरित करता है। अब हम दूसरी कविता पढ़ेंगे, बात सीधी थी पर है। बात सीधी थी कुंवर नारायण की कविता है। जो इसमें क्या है, कवि इस अंश में रचना को मधुर व्यंग्य कर रहा है, जो अपनी कविता को प्रभावशील बनाने के लिए क्लिष्ट भाषा का भी प्रयोग इसमें किया गया है। तो बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई है। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया कि बात यह तो बने, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा हो गई है। इसमें भाषा के साथ साथ बात क्या है, और ही पेचीदा और ही कसी गई है। कुंवर की कविता बात सीधी थी से है। ये कवि इस अंश में उन रचनाओं का मधुर व्यंग्य कर रहा है जो अपनी कविता को प्रभावशीलता बनाने के लिए क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया करते हैं। कवि कहता है कि बात सीधी और सरल थी, परंतु वह उसे प्रभावपूर्ण भाषा में व्यक्त करना चाहता है। भाषा को आकर्षक बनाने पर ध्यान देने के कारण कथ्य की सरलता ही नष्ट हो गई। बात तो सीधी थी, लेकिन कवि क्या है, उसको आकर्षक बनाता है, तो उसकी कथ्य की सरलता ही नष्ट हो गई है, वह दुरह हो गई है। कवि के बात की सरलता को नष्ट होने से बचाने के लिए भाषा में संशोधन किया। कवि ने उसे उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, संशोधन किया। क्लिष्टता से बचाने के लिए शब्दों को बदला और वाक्य रचना में फेरबदल किया।
उससे प्रयास किया कि बात सरलता बनी रहे तथा भाषा की क्लिष्टता दिखावटी स्वरूप से छुटकारा मिले, परंतु इससे बात व भाषा और ही अधिक उलझ गई है। सारी मुश्किलें, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात क्या है और ही ज़्यादा उलझ गई। कवि क्लिष्टता से बचाने के लिए भाषा शब्दों को उल्टा फेल्टा फेरा बदला करा कि बात में कुछ संशोधन करके बात को फिर से सरल बनाया जाए, लेकिन बात और ही पेचीदा हो गई। कवि का कहना है कि भाषा की सजावट पर अधिक बल देने से कथ्य का संदेश और सहजता अस्पष्ट हो जाती है। कवि ने आम भाषा का प्रयोग करते हुए भी गहरा संदेश सफलता से प्रस्तुत किया है। सारी मुश्किलें को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, क्यों कि इस कतरब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह है। शाबाशी और वाह मुझे खास सुनाई दे रही थी। इस अंश में कवि क्लिष्ट शब्दों की कविता में अनुपयोगिता बता रहा है कि कवि कहता है कि उसे सीधी सादी बात को व्यक्त करने के लिए आकर्षक और कठिन भाषा का प्रयोग करने की भूल की है। इससे कविता में निहित भाव अस्पष्ट हो गया। कवि ने इस कठिन समस्या पर धैर्यपूर्वक सोच विचार नहीं किया, बजाय इसकी कि वह बात पर भाषा के कसाव को ढीला करता, उसे सरल बनाता, वह उसे और अधिक कसता जा रहा था। साफ सुनाई दे रही थी तमाशा बिनों की शाबाशी रुवावा। कवि ने इस कठिन समस्या धैर्यपूर्वक सोच विचार नहीं किया, बजाय इसके कि वह बात पर भाषा के कसाब को ढीला करता, उसे सरलता बताता, वह उसे और अधिक कसता जा रहा था। कवि के इस प्रयास पर तमाशा देखने वाले लोगों की उसकी प्रशंसा और वाह कर रहे थे, वाह वही कर रहे थे। तमाशा जो लोग उसकी बात सुन रहे थे, तो कवि की इस बात पर लोग क्या है उसकी प्रशंसा और वाह कर रहे थे। इस आभासी से भ्रमित कवि भाषा के पेंच को है। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी है। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया और भाषा को बेकार घूमने लगी है। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वही भाषा में बेकार घूमने लगी है। अब कवि क्या कहता है? इस आभासी से भ्रमित कवि भाषा के पेच को और ही कसता जा रहा था। परिणाम यह हुआ कि कथन उसी प्रकार निष्प्रभावी हो गया जिस प्रकार पेच को जबरदस्ती कसने पर उसकी चूड़ी मर जाती है और वह कसने के स्थान बेकार ही घूमने लग जाती है। इसी प्रकार कवि की बात में भी कोई सार नहीं रहा, वो भी ऐसे ही घूमने लग गई और लोग उसकी इस पर लोग तमाशा देख रहे थे और वाह कर रहे थे, कवि की खिल्ली उड़ा रहे थे। कवियों को सलाह है कि उन्हें उन लोगों को प्रशंसाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो चमत्कार प्रदर्शन और शब्दों के आडंबर को ही श्रेष्ठ काव्य मानते हैं। उन्हें अपनी बात सहज और सरल भाषा शैली में कहना चाहिए। बात की चूड़ी में मर गई, यानी बात की चूड़ी मर गई, इसमें रूपक अलंकार है बात रूपी चूड़ी है, तथा साफ सुनाई और जोर जबरदस्ती में अनुप्रास अलंकार हम कह सकते हैं। इसके माध्यम से प्रस्तुत करने से कवि के काव्यांश का सांग रूपक अलंकार भी देखने को मिल रहा है। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कवि अब हार जाता है और बात को उसी जगह पर ठोक देता है जहाँ उसकी चूड़ी मार गई थी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था और न ही ताकत थी बात में है, क्योंकि बात की चूड़ी मर गई तो उसमें ना तो कोई कसाव रहा ना ही उसमें ताकत रही। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा है?
क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा है? तो इसमें कवि क्या कह रहा है कि कवि कहना चाहता है कि भाव को जोर जबरदस्ती से कठिन भाषा में ठोक देने से वह प्रभावहीन हो जाती है। सरल भाषा में भी मार्मिक भाव प्रकाशित किए जा सकते हैं। सरल भाषा में भी हम मार्मिक भावों को प्रकाशित कर सकते हैं। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कवि कहता है कि जब चमत्कार पूर्ण भाषा का प्रयोग बलपूर्वक करके भी उस अपने सरल मनोभाव को व्यक्त नहीं कर पाया तो निराश होकर उसको भावों को उसी क्लिष्ट भाषा में भर दिया मैंने। उसी क्लिष्ट भाषा थी, संवारना सजाना चाह रहा था कवि, लेकिन वो नहीं कर पाया, तो उसी क्लिष्ट भाषा में उसी बात को उसी तरह से उसने भर दिया। उसका यह कार्य ऐसा ही था जैसे कि कोई पेच की चूड़ी मर जाने पर उसे कील की तरह थोड़े से ठोक दे। इससे वह पेच ऊपर से तो ठीक लगता है, परंतु अंदर से उसकी पकड़ में मजबूती तथा कसाव नहीं होता। ठीक इसी प्रकार क्लिष्ट भावहीन भाषा में व्यक्त मनोभाव में सौंदर्य, आकर्षक तथा पाठक को प्रभावित करने की शक्ति नहीं होती है। अपनी असफलता पर कवि निराश था और बेचैन होकर बार बार पसीना पोंछ रहा था। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, कवि बेचैन होकर बार बार पसीना पोंछ रहा था। यह देखकर उसके मन के भाव की शरारती बच्चों की तरह उसे छोड़ने लगे। उन्होंने कवि से पूछा कि क्या वह सरल भावों की व्यंजना के लिए सरल सुबोध भाषा का प्रयोग नहीं सीख पाया है? क्या तुमने भाषा को किसी ने इसे पूछा कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी सीखा नहीं है क्या? उन्होंने पूछा कि क्या वह सरल भावों की व्यंजना के लिए सरल सुबोध भाव का प्रयोग नहीं कर पाया। कवि का निष्कर्ष और परामर्श है कि भाव पर भाषा को हावी नहीं होने देना चाहिए। सरल और स्पष्ट भाषा में भी गंभीर भाव व्यक्त किए जा सकते हैं। भाषा इसमें क्या है, उर्दू शब्दों का मुक्त भाव से प्रयोग हुआ है। काव्यांश के कवि की तरह ठोक दिया तथा बात ने खेल रही थी। इसमें क्या है, उपमा अलंकार का प्रयोग व मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग हो रहा है कि बात ने जोर से एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। इस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है क्योंकि जहाँ मनुष्य की कल्पनाओं के अनुसार बात कही जाती है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, तो सरल सा पाठ है, वैसे कोई कठिनता नहीं है, याद कर लेना।